हेलो एंड वेलकम जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार चुनाव पे बात करेंगे और ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि जिस्ट की टीम वापस आ गई है बिहार चुनाव की कवरेज करके। हमारे साथ सोनल हैं, मेधा हैं, इन लोगों ने बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, आपने देखी हैं, लगातार सराही हैं। हम बात करेंगे इनके एक्सपीरियंस के ऊपर। एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, किसकी सरकार बन रही है एग्जिट पोल्स के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा। तो हम इनसे बात करेंगे कि इनके ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस किस तरीके के रहे, क्या क्या इन्होंने नया सीखा, क्या क्या इनके लिए नया एक्सपीरियंस रहे, कितना चैलेंजिंग रहा ये चुनाव। तो ये सारी बातें हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है तुम लोग को ब्रेकिंग डाउन में आकर के? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। कभी नहीं सोचा था मैंने कि एक दिन मुकुल के साथ सामने कुर्सी पे बैठ के। बहुत खुशी हो रही है। दो शब्द। बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो आप में से कौन बिहार पहले जा करके कभी कुछ कवरेज कर चुका है? मैं अब जा चुकी हैं। तो इस बार का एक्सपीरियंस, पिछली बार लोकसभा में गई थी, किस हिसाब से डिफरेंट रहा? विधानसभा और लोकसभा में क्या क्या अंतर देखने को मिला? लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पे था वो बहुत क्लियर था। उस वक्त था ना कि पीएम फेस की लड़ाई है, वो चुनाव उसी पे था। बिहार चुनाव बहुत सारे मुद्दों का चुनाव तो था ही, साथ ही साथ जो रीजनल फैक्टर्स आप कहते हैं वहाँ पर, जैसे जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्षेत्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। लोकसभा में ये पैटर्न बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला था। लोकसभा में वो क्लियर कट था कि हाँ कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन्हीं पर हो रहा उन्हीं था। पे चुनाव है। तो पहली बार तो तुमको तो आइए ना हमरा बिहार में बिहार ने बुलाया तुम्हें। हाँ, उस गाने का तो खैर लोग नहीं चाहते बाय द वे कि उस गाने को एडजस्टिंग टू बिहार देखा जाए। मतलब आप अगर अपनी स्टोरीज पे भी लगा दें ना तो ऐसे डीएम्स आ जाएंगे कि नहीं प्लीज अवॉइड। नहीं, बिहार मैं पहली बार गई थी बिहार, लेकिन इसी मतलब इलेक्शन के दरमियान ही 2 बार जाने का मौका मिला और उन 2 बार में हमने अलग अलग बिहार देखा। चुनाव से पहले जब हम गए थे तो उसमें ये था कि एक पॉजिटिव साइड ऑफ बिहार, मतलब हमने कुछ ऐसा देखा कि हमेशा लोग ये बात करते हैं ना कि अरे बिहार सुनते ही एक पिछड़ापन, एक अजीब एक टैग जुड़ जाता है उसके साथ, बैकवर्डनेस और माइग्रेशन वगैरह वगैरह। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा तो होगा ना जो कुछ तो अच्छा होगा। हमेशा ये तो नहीं हो सकता कि बिहार पिछड़ा ही है, कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। तो वो ढूंढा, बड़ी अच्छी स्टोरीज मिली, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां थी, बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस था वो, बाकी जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए और जो बिहार को दूर से देखते हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग मी, कि ऐसा भी है। क्योंकि अभी तक जब हम जा रहे थे तब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये बोला हो कि हाँ बिहार जा रहे हो अच्छा है। सबने यही बोला कि बी सेफ, वो बिहार है। लेकिन जब मैं वहां गई उससे पहले तो बहुत कुछ बिल्कुल बदला हुआ था। मतलब स्पेशली वो जो लोगों ने एक नसीहत और एहतियात के साथ बोल के भेजा ना कि वो बिहार है, संभल के जरा, रात बिरात मत निकलना, ऐसा, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। उसमें बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप की स्टोरीज हमने कवर की, देखी, लोगों से बात की, तो लोग लौटना चाह रहे हैं, जो अभी तक नहीं हो रहा था बिहार में, वो वैसा था। लेकिन जब चुनाव के दौरान हम गए तो एक अलग बिहार था, क्योंकि उस मतलब इलेक्शन के दौरान थोड़ा सा और आप गहराई में उतरते हैं, आप रिस्क लेते हैं, आप कहते हैं चलो ये रास्ता कहाँ जा रहा है, चल के देखते हैं वाला समय भी था काफी। तो उसमें एक अलग बिहार था, एक अलग बिहार, जिसकी वजह से वो शब्द बिहार के साथ जुड़ते हैं, उसकी छवि अब भी देखने को मिली, बी इट कास्ट फैक्टर, डिस्क्रिमिनेशन, बैकवर्डनेस। मतलब देख के लगता है कि बहुत काम बाकी है, अभी तो बहुत गुंजाइश है। उस पर हम आएंगे। एग्जिट पोल्स आ गए हैं, तो जो एग्जिट पोल्स आए हैं और जो आप लोगों ने जितनी सीट्स कवर की, ऑब्वियसली हमारे टाइम पास उतना टाइम नहीं था कि हर सीट पे जा पाए। जहाँ जहाँ आप लोग गए वहाँ पर जो आपने देखा ऑन ग्राउंड, और फिर उसके बाद जिस तरीके के एग्जिट पोल आए, तो एग्जिट पोल से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप लोग? हरियाणा के बाद क्योंकि 30% अभी तक एग्जिट पोल इतिहास बता रहा है कि सही साबित हुए हैं। हाँ, वरना गलती होता है। कॉन्टेक्स्ट में। हाँ।
हरियाणा के बाद से तो मुझे लगता है सबको परहेज कर लेना चाहिए एग्जिट पोल से। इस पे तुरंत और नो कमेंट। नो कमेंट्स। मतलब ज्यादा फर्क भी तो नहीं है, 11 से 14 का फासला कितना ही है, इंतजार कर लो ना, खुद ही देख लेना भाई, क्यों करना है। तो एग्जिट पोल वालों को दुकानें बंद करवाएगी ये। क्योंकि आप एग्जिट पोल पर भी अगर नजर डालेंगे तो बहुत एक्सट्रीम डिफरेंसेस नजर आते हैं। कोई 165 सीट दे रहा है, कोई 110 पे समेट रहा है, तो 110 और 165 के बीच में 50 सीट्स का फर्क है, जो डिसाइसिव सीट्स हैं, जो ये तय करेगी कि सरकार कौन बनाएगा। तो एग्जिट पोल्स पे भी, कौन से एग्जिट पोल पे भरोसा करें? सब यही बोलते हैं कि सबसे बड़ा सैंपल साइज, सबसे सटीक हमारे पास विश्लेषण है, सबसे सटीक आंकड़ा है। सॉरी टू से, जब रिजल्ट आते हैं तो कोई सटीक नहीं रह जाता है, मतलब वो कुछ और ही होता है। तो मैं इस बात पे मेधा से एग्री करती हूँ कि क्यों करने हैं एग्जिट पोल। मतलब मुझे तो पहले वो आइडिया भी नहीं समझ में आता कि जरूरत क्या है, क्या रीड करना है। वोट डल चुका है, सबने अपना जहां मत डालना था कर दिया काम। उसके बाद आप बैठ के तय करते रहो, विश्लेषक बैठे हैं पूरा एकदम, अरे नहीं नहीं फलाना ढिमकाना। या तो ऐसा एनालिसिस हो कि आपने फैक्टर्स पे बात की है, आपने इश्यूज पे बात की है, आपने उस डेटा का ऐसा एनालिसिस किया है कि भाई जैसे अभी हम देख रहे हैं, मतलब सबसे, मैं तो कह रही हूँ कि सारी लहर चली गई, ये तो महिलाओं की वेव है बिहार में इस बार, जो हम देख रहे हैं कि इतने सबसे ज्यादा मतदान 1951 के बाद, दैट टू हमारे पूरे, अगर अक्रॉस द नेशन अगर आप देखोगे तो आपके नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा बढ़ के बिहार में महिलाओं ने वोट डाला है। वो डिसाइसिव फैक्टर है और हमेशा से रही भी है। मुझे लगता है इस बार तो कुछ बढ़िया ही। फीमेल वोटर्स की बात करी है तो यहाँ से मैं दो चीज़ों के जानना चाहूँगा कि एक तो जो ये कहा जाता रहा हमेशा से कि महिलाओं का उतनी भागीदारी नहीं है, और जब बिहार की बात की जाती तो ये पहले से ही असम्पशन मान लिया जाता है कि वहाँ तो बहुत पिछड़ी महिलाएं हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, तो कितना एक्टिव रहेंगी वो। लेकिन फिर दूसरी हम देखते हैं तस्वीर की जिसमें महिलाओं को केंद्रित करते हुए स्कीम्स आ रही हैं, उनका लगातार ये जो फीमेल वोटर का है ना एक नाम जुड़ गया है। 14 के बाद से ये हुआ है कि महिला वोटर अलग से काउंट होने लगा। तो महिला सेंट्रिक जो वोटर्स के बारे में बात की जा रही, क्या महिलाएं वोकल मिली वहां पर? क्या उन्होंने आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस साझा किया? पहले तो ये बताइए। पहले तो शुरुआत में तो मैं पटना में थी, तो पटना में बहुत, मतलब कि ऐसा नहीं था कि हम किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहां पे हमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिल गया, मतलब ये हमारा काम करने का तरीका रहता भी नहीं है। तो मुझे ऐसे घूमती फिरती नहीं मिली महिलाएं, जहाँ पे लड़के मिल रहे थे बात करते हुए, वहां पे लड़कियां कम मिल रही थी। हाँ, अच्छा जी। उसके बाद लेकिन जब मैं गाँव में पहुंची, जहाँ पे दादी हैं, महिलाएं हैं, कहीं से लौट रही हैं, खेत में काम करने जा रही हैं, वहां पे वो वोकल थी। बहुत कम था रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो वोकल थी। जैसे कि ऐसे ही एक राघोपुर जो तेजस्वी की सीट है, तो हमने सोचा कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में जाके देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन कैसे जाते हैं, ये किसी का गढ़ कहलाना। तो वहां पे एक मतलब ग्रुप जा रहा था कहीं, वो जीविका दीदी वाला अपना पैसा वगैरह लेके शायद लौट रही थी, 10,000 जो मिला है। हाँ। तो मतलब ये मुझे बाद में पता चला, काफी सारी थी, तो मैंने कहा रुक के बात करके देखते हैं। दे वर सो वोकल और क्लियर, थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर, हमारे बारे में जो सोच रहा है हम उसके बारे में सोचेंगे। प्लस एक और चीज, मतलब इसके मैंने इस चीज को दो तरीके से ऑब्जर्व किया और देखा कि जब हम जाके देखते हैं गांव पे, तो लोग सीधे ये बोलते हैं कि हमें तो राशन मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेते हैं सीधे सीधे कि जो हमें राशन दे रहा है, खाने पीने के लिए दे रहा है, जो हमारा खर्चा उठा रहा है। ये लफ्ज मतलब स्टेटमेंट है लोगों का, जो हमारा खर्चा उठा रहा है, हम क्यों नहीं उसके बारे में सोचेंगे? और तो किसी ने कभी सोचा नहीं। तो ये महिलाएं बोल रही हैं। हाँ, एक तो ये एस्पेक्ट कि उनके पास ये क्लैरिटी है कि उनके बारे में जो सोच रहा है वो वही है और कहीं नहीं है। लेकिन तुम सोचो कि आज भी सरकारों की या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी सिस्टम, हायरार्की में कुछ भी देख लो उठा करके, ये उनकी जिम्मेदारी है, एक डिग्निफाइड लाइफ किसी भी इंसान की जिम्मेदारी है। कितना आसान है लोगों को खुश कर लेना, कितने जरा से में लोग राजी हो जाते हैं और तय कर लेते हैं वो कि उन्हें किधर रहना है, उनके लिए क्या चीजें मायने रखती हैं। और 10,000 रुपए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। एग्जैक्टली। और सारी, जैसे नीतीश कुमार ने बोला भी ना कि महिलाएं शील्ड हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि महिलाएं किंग मेकर साबित होंगी बिहार के इलेक्शन। और नीतीश के लिए तो प्रेम है ही है। क्या रहा सोनल आपका एक्सपीरियंस?
तो पटना में स्पेसिफिकली मैं ये खोजते हुए ही गई थी कि कहाँ मुझे लड़कियां मिलेंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये तो जानने में था कि व्हाट यंग फीमेल वोटर्स थिंक, पर मेरा इंटरेस्ट ये भी जानने में था कि जो फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स हैं वो क्या सोचकर वोट डालेंगी, उनके लिए क्या फैक्टर्स हैं। तो मैं 2 जगह गई। सबसे पहले जो मगध महिला कॉलेज है, गांधी मैदान जो पटना का है, ऐतिहासिक गांधी मैदान, उसके ठीक सामने गेट नंबर 5 के सामने मगध महिला कॉलेज पड़ता है। तो वहाँ मुझे शाम को ऐसे चाट खाती हुई कुछ लड़कियां मिली और अलग अलग कास्ट ग्रुप से थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लड़कियां थी, सब फर्स्ट टाइम वोटर ही थी। तो अब आप उनमें भी देखिए क्या पैटर्न देखने को मिला। जो हम ये बात कहते हैं ना कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स की पहुंच लड़कियों तक या महिलाओं तक कितनी कम होती है, उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण मुझे वहां बैठ के पता चला। जैसे मैंने पूछा उनसे कि आपके इश्यूज क्या हैं, किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगी, आपकी समस्याएं क्या हैं, तो सबने कहा कि अभी भी पटना सेफ नहीं है। आप कितना भी दावा करिए, भले पीसीआर वैन्स दिखती है, चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था नजर आती है, पर हम नहीं कॉन्फिडेंट फील करते। हमारे घर वाले 8 बजे के बाद कॉल करके बोलते ही हैं कि वापस आओ। हॉस्टल के टाइमिंग्स भी ऐसे होते हैं। भले आप कंपेयर करो कि पहले के टाइम से अब का टाइम बेटर है, पर हम तो कंपेयर करेंगे कि बाकी दिल्ली की लड़कियां कैसे निकल रही है, बॉम्बे की लड़कियां कैसे निकल रही है। बहुत बड़ी बात। तो आप हमारे कंपैरिजन का दायरा क्या रखते हो, आप उस तरह से सोचोगे। लेकिन जैसे ही मैंने उन लड़कियों से पूछा कि अच्छा आप लोग कौन से इलाकों से आती है, अपना एरिया बताया, विधानसभा कौन सी लगती है, ज्यादातर को नहीं पता था। विधायक कौन है नहीं जानते। और ये यूनिवर्सिटी में हैं लोग, ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। विधायक कौन है नहीं पता। अभी कौन चुनाव लड़ने जा रहा है नहीं पता। तो उन्हीं के बीच में एक और लड़की थी जो जनसुराज की थी, मतलब जनसुराज से जुड़ी हुई थी। तो उसने जब मैं ये जवाब सुन रही थी, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि यार आप वोट डालने जा रहे हो, आज से 10 दिन बाद आप वोट डालोगे, आप कैसे तय करोगे, आप किस आधार पर तय करोगे। तो उस लड़की ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उस लड़की ने कहा कि आप ये देखिए, पिछला जब चुनाव हुआ होगा विधानसभा का, तब इनकी उम्र रही होगी 14 या 15 साल, जो अभी 18 साल की लड़कियां हैं। इन 5 सालों में इन्होंने अपने इलाके में कभी विधायक को देखा नहीं, उसका काम नहीं देखा। आप ठीक है इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि लड़कियां रील देख सकती है, लड़कियां मेकअप के प्रोडक्ट्स देख सकती है, अपनी ज़रूरत के सामान देख सकती है, जिसमें एंटरटेनमेंट चाहिए वो कर सकती हैं गूगल पे सर्च करके। तो क्या गूगल पे सर्च करके विधायक या सांसद के बारे में नहीं जान सकती? पर उस लड़की ने कहा आप देखिए इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या इन तक वो विधायक कितना दूर था, कभी अप्रोचेबल ही नहीं रहा, किसी ने उस तरह से कोशिश ही नहीं की। ये क्यों उसमें इन्वॉल्व नहीं फील करती? क्योंकि इनका उससे कोई काम नहीं पड़ता। अगर कभी वो विधायक आता या इन्हें ऐसा लगता है कि कोई जनप्रतिनिधि है जो उस इलाके का काम करने के लिए, तो शायद वो इंटरेस्ट भी डेवलप होता या जानते या कुछ जागरूकता होती। तो एक वो जो बात है ना कि 18 साल का या 20 साल का कोई अगर मुझे लड़का मिला पटना में, तो वो फिर भी जानता था कि अच्छा विधायक कौन है, या उसका झुकाव कौन सी पार्टी की तरफ है, या उसको कौन पसंद है, इतना वेल अवेयर। ये मुझे फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स में तो नहीं मिला। उसके बाद वहां से निकल के हम गांधी मैदान गए, जहां पर सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं। तो ज्यादातर जो बिहार पुलिस की उस वक्त तैयारी कर रहे थे, जिनकी रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका था, रिक्रूटमेंट भर्ती की मतलब फिजिकल की तैयारी चल रही थी, तो लड़के भी दिखे, वहां लड़कियां भी दिखी। ऑब्वियसली रेशियो बहुत गड़बड़ था। लड़के अगर आप कहें 70% या 80% थे, तो 20% ही बमुश्किल लड़कियां होंगी। जब उनका वोटिंग पैटर्न समझने गए, तो जैसा होता ही है कि लड़के तो बहुत वोकल हैं। आपको बस बिहार में ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो मुझे लगता है आपको सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपके हाथ में अगर माइक है और कैमरा रोल हो गया है, तो बस आप यूं माइक इधर लगा दीजिए, आगे लगा दीजिए, तीसरा लगा दीजिए, चौथा लगा दीजिए, बस आपको बीच में रोकना है कि हल्ला मत करो, लड़ाई मत करो, बस फिर वापस कैमरा बंद होगा और कैमरा शुरू कर लो, लड़ाई खत्म होते ही। लड़कों के बीच में, जब आप लड़कियों के बीच में, मतलब मैं इन लड़कियों के बीच में गई जिनका रिटन क्लियर हो चुका था और जो तैयारी कर रही थी, वहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो उस बारे में भी जानकारी होगी। तब मुझे ये समझ में आया कि बिहार में जो फीमेल वोटर्स का पार्टिसिपेशन है वो इतना ज़्यादा क्यों है। एंड फ्रॉम दी गाँव की महिलाएं तो ठीक है, हम कहते हैं कि उनको फलानी स्कीम का फ़ायदा मिला या उनके लिए फलानी चीज़ें हुई। जो यंग वोटर्स है वो भी ये कहती हैं कि जब सरकारी नौकरी में हमारे राज्य में लड़कियों को इतना ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है, तो हम तो कहेंगे अच्छा काम हो रहा है। और ये बात फैक्ट है कि देश के किसी और राज्य में लड़कियों को इतना ज्यादा सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन नहीं है जितना बिहार में है। बिहार वो राज्य है जहां पे 2007 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल दी थी, जिससे एक एंटायर जनरेशन पढ़ने के लिए निकली।
मतलब आप अगर मैं जब गांव की तरफ बढ़ रही थी और मैं देख रही थी ना कि लड़कियां साइकिल से स्कूल जा रही है, मैं देख पाई थी कि ये कितने साल पुरानी कोशिश है। हो सकता है 12th के बाद ड्रॉप आउट भी बहुत हुआ होगा या कॉलेज नहीं किया होगा, जो भी, वो तो डेटा जो एनालाइज करते हैं वो जानते होंगे, पर वो चेंज आया। हम जब बात करते हैं शराबबंदी की, पूरे राज्य में नहीं लागू है, वो उस तरह से असर नहीं दिखता। खुले में शराब बिक रही है, बहुत इजीली अवेलेबल है, होम डिलीवरी हो रही है, हमारे वीडियोस में लोग बोलते हैं हमने अपने सामने देखा, ये सब है। लेकिन उसके कारण बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस बात पर खुश भी नजर आई कि हाँ, कभी हमारा पति हमें पीटता था, ये करता था, अब कम हुआ है। या अब वो महिलाएं भी हैं जो जहरीली शराब पीने के कारण जिनके पतियों की मौत हुई, लेकिन वो महिलाओं की भी संख्या है जो इस फैसले से खुश थी। इनफैक्ट नीतीश कुमार से जब पूछा गया था कि आपसे कोई कहे कि बिहार की सबसे अच्छी तस्वीर, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्कूल जाती हुई साइकिल से लड़कियों की तस्वीर को सबसे अच्छी तस्वीर मानूंगा। और बिहार में ही ऐसा देखने को मिलता है कि आप कहीं भी चले जाइए, लोग बोलते हैं कि बिहार में बहुत कास्टिज्म है, बहुत जातिवाद है। मुझे लगता है कि आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर लोग बटे हुए हैं जाति के आधार पे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, साउथ में आप देख लीजिए, वहाँ महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आप तेलंगाना में देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, केरला में जो सबसे एजुकेटेड स्टेट माना जाता है, 100% लिटरेसी। इस पे बात भी करना चाह रहा था कि जो यहाँ से बैठ करके जब हम तस्वीर देखते हैं दिल्ली से बैठ करके, तो ये समझ में आता है कि इश्यूज बहुत पीछे हैं और वहां पर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी जाति के नाम पर हैं। सबसे पहले टिकट बंटवारे में भी जाति पहले देखी जा रही है कि अच्छा इसका वोट इतना है, उसका वोट इतना है। तो ऑन ग्राउंड जब आप जाते हैं तो, और आप लोग खासतौर से कुछ सिलेक्टेड जातियों के बीच में गए भी जहां पर उनकी ज्यादा तादाद थी, तो जाति कितना बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में? बस एक चीज ऐड करूंगी, फिर जाति पर आएंगे। एक बहुत अच्छी तस्वीर है, हम ना जमुई से निकलकर, मुझे अगर सही हूँ मैं, तो पूर्णिया किशनगंज कटिहार की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में हम ऐसे रुके समोसे की दुकान पे, सबको भूख लगी थी खाने के लिए, तो वहाँ सारे आदमी बैठे हुए थे और कुछ बच्चे थे जो टीवी वगैरह देख रहे थे। तो मैं तो हुई, मुझे तो इंटरेस्ट आई था, तो माइक वाइक था नहीं, मैं बस ऐसे ही जाके यूँ ऐसे करके बैठी हूँ। फोटो भी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। तो मैं बैठ गई, वो जो भी पंचायत चलते थे उसमें मैं सुनने लगी। तो बहुत देर तक, 10-15 मिनट तक अपने जो भी फैक्टर्स पे बात की। उसके बाद वो अंकल ऐसे देखे, उधर जाके बैठी है, आप इधर क्यों आई है? तो मैंने कहा मैं ना दिल्ली से आई हूँ। फिर मैंने ईज आउट किया कि यार है तो ये गलती बात कि किसी की बात में जाके नाक घुसाना। मैंने कहा मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं समझने आई थी कि यहाँ लोग कैसे वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं। तो ऐसे देखे, कहते एक बात बताएं, आदमी तो कुछ भी बोलेंगे, ये है मुद्दा, ये है जाति, वो है नेता, वो है ऐसा। महिलाओं का वोट पड़ता है एक तरफा। हमारी लुगाई भी हमारी नहीं सुनती है, हम घर पे कुछ बोले हमारे साथ हाँ हाँ करेगी, हमको पता है वो वोट कुछ और डाल के आती है। और बिहार की महिलाएं यही कर रही है। और इकलौता बिहार ही ऐसा स्टेट है, आप देखेंगे कि जहाँ पे एक बार को आप जाति के अलावा भी आपको ये फैक्टर देखने को मिलता है कि जेंडर पॉलिटिक्स को, अगर किसी ने देखा, नीतीश कुमार ने पॉलिटिक्स को जेंडर के नजरिए से देख करके पूरे देश के सामने ये एक मिसाल कायम की है कि नहीं, उन्होंने अपना एक अलग सेट कर लिया। महिलाएं बिहार के इलेक्शन में आपको इसीलिए इतनी ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर नजर आती हैं क्योंकि उन्होंने इस लेंस से देखा है। आपको और किसी स्टेट में ये देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे ये बात इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि वो आदमी बैठा है और उसको ये बात पता है कि ये जो जानने आई है, इसको एक लाइन में स्पष्ट तौर पे मैं ये समझा देता हूँ कि इधर की बातें सुन के डिसाइड मत करना, वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। भले उनका रिप्रेजेंटेशन अभी तुम जहां आकर बैठी हो समोसे की दुकान पे, यहाँ ना दिख रही हो, पर चुनाव में वो है। तो वो तस्वीर अपने साथ हेमंत और शिरीष थे, तो उनमें से किसी ने ले ली और वो बात मुझे बिल्कुल घर कर गई कि ये है एक बहुत बड़ा फैक्टर। ये रिजर्वेशन को लेकर के हमारी एक रिपोर्ट में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन था। गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में लीड रहा के बीच में हम थे। ऐतिहासिक लगाना मैंडेटरी है। हाँ, मतलब वहां पर आप नहीं, किसी नेता ने भाषण दिया तो लीडर नहीं है, पता नहीं क्या पता चुनाव लड़ जाए आगे वो तो आई है। गांधी लोगों ने भाषण नहीं दिया वहां पे गांधी मैदान में? नहीं, भाषण क्या मतलब वो हो गई थी, 2 मिनट दे लेना चाहिए था। तो भीड़ इकट्ठा करने पे भी ना, कौन कितनी भीड़ इकट्ठा कर रहा है, वो उतना बड़ा नेता। तो उस डिस्कशन में मतलब ऐसे ही रिजर्वेशन पे बात आ गई तो 35% और 50% पे बात होने लगी। तो एक तबका ऐसा था लड़कों का जो बोल रहा था कि अरे नहीं होना चाहिए, महिलाओं के शिकार हो गए बहुत सारे लड़के, ऐसा। ये बात सही है, एक जैसे नहीं है महिला और पुरुष, और होने की जरूरत भी नहीं है। आप जब बात आएगी कैपेसिटी की, बल की बात आएगी, तो ऑब्वियसली पुरुषों में ज्यादा
बल की बात आई, लेकिन आप यहाँ पे आप ये देखिए कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कि आप कम से कम उनको बराबर लाके खड़ा तो कीजिए। उनका दायरा अलग होगा ही, बॉडीली आप अलग हैं, उनका दायरा अलग होगा, लेकिन आप वहां पर आप बात कर रहे हैं कि आपको समान मौके तो मिले कम से कम। तो एक तबका ऐसा था जो इससे परेशान था बिल्कुल कि अरे भाई क्यों दिया जा रहा है, दल बल में नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक उसमें नहीं देना चाहिए महिलाओं को इतना। एक ऐसा था जो सावित्रीबाई फुले की बात कर रहा था, जो ये बोल रहा था कि मैं यहाँ पटना में आके पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरी बहन अभी भी गया में गाँव में ही है। तो आप देख लीजिए कि क्या फर्क है और क्यों मिलना चाहिए रिजर्वेशन। और कितने सारे ऐसे लड़के होंगे जो वहां पे खड़े हुए थे, भर्ती देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बहनें अभी भी वहीं गांव में होंगी जिन्होंने अभी तक गांव से शहर तक का फासला तय नहीं किया। एक लड़का एडमिट कर रहा था। हाँ, ऐसे कई सारे लड़के थे और बड़ी अच्छी बात थी ये कि कोई खुल के ये बोल पा रहा है। लेकिन उस भीड़ में लड़कियां नहीं थी। लेकिन नहीं, भीड़ लड़कियां नहीं थी। प्लस जब आप देखेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे या फिर जो डिवाइडेड ऑडियंस देखेंगे तो उसमें कोई नीली शर्ट वाले को हीरो बना दे रहा है, कोई सफेद शर्ट वाले को हीरो बना दे रहा है कि सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। अलग है, लेकिन वो टेंजेंट अलग है दोनों चीजों के ऑब्जर्वेशन का। तो कास्ट कितना बड़ा फैक्टर? बहुत बड़ा फैक्टर है और मुझे लगता है रहेगा। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब क्योंकि जब आप जाते हैं ना ग्राउंड पे तो आपको करीब से समझने की वो पड़ती है, मतलब जरूरत भी होती है और आपको मौका भी मिलता है। जैसे कि मैंने अभी तक किताबों में पढ़ा, सुना डिस्कशंस में कि डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक होता है, लेकिन जब वहां पर जाकर देखा, कुछ बहुत ही अति पिछड़े समाज में, समुदायों में जाके देखा, तो वो चीज इतनी एविडेंट थी। मतलब प्रिविलेज हिट्स यू हार्ड उस वक्त पे जब आप देखते हैं कि कोई अपनी पूरी जिंदगी कैसे दबे कुचले रहकर बिता सकता है। आप चाहे आप मुसहर समाज की बात करें, समुदाय की, या फिर आप ईबीसी जो बिहार में बाइफर्केटेड है। तो मैं राघोपुर की एक उसमें थी, एक जगह पे राघोपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव था, तो वहां पे रास्ते में दो लोग बैठे हुए थे। तो राघोपुर में आपको सबसे ज्यादा यादव दिखेंगे, आपको राजपूत भी मिलेंगे, लेकिन वहां पे ईबीसी जो है वो डिसाइसिव फैक्टर, मतलब वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो दो लोग बैठे हुए थे, जो खेत में काम वाम चल रहा था, यादव कम्युनिटी से ही थे वो। तो सीधे सीधे उन्होंने बोला कि अरे हम तो लालू यादव के ही पार्टी से हैं, तो उन्हीं को देंगे चाहे कुछ हो जाए, सिंपल। तो जब ये बात चल रही थी तो वहां पे कुछ लड़के आके इकट्ठा हो गए, वैसे ही जो निकलते जा रहे हैं, माइक देखा तो रुक गए, सब भीड़ से इकट्ठी हो गई। तो एक लड़के ने ये बोला कि हम क्यों नहीं देंगे, हम मतलब क्यों ना चुने जिसको हम चुन रहे हैं, लालू यादव को या किसी को। तो वो बात कर रहा था इस फैक्टर की कि ऐसा उसने बोला, रिपोर्ट में भी है कि जिसने हमें तो उंगली पकड़ के खड़ा कर दिया ना, उन्होंने हमको बराबर में बैठने नहीं देता था, चप्पल सर पे रखनी पड़ती थी, हमको बराबर में बैठने का मौका नहीं था। अब हम बराबर में बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी बात है ना कि मुझे दबाया गया, मुझे डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। तो एक ये फैक्टर था। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये ही उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी भागीदारी या उनका बराबर में खड़े हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। उनके लिए नहीं मैटर करता कि पुल बन रहा है या सड़क बन रही है। वैसे ही एक नालंदा जिले में जो हरनौत विधानसभा है, जहां से नीतीश कुमार ने पहली बार चुनाव लड़ा, तो हम कल्याण बिघा गए। कल्याण बिघा मॉडल विलेज है। मुझे लगता है कि देश के हर गांव को वैसा हो जाना चाहिए या उससे और बेहतर। अच्छा। मतलब आपको वहां पे ओपन जिम दिख जाएगी। मैंने किसी गांव में शूटिंग रेंज नहीं देखी, कल्याण बिघा में शूटिंग रेंज है। क्या बात है। सड़कें लाजवाब, एकदम बढ़िया। मतलब कुछ मुझे लग रहा था कि जैसे केओस कब होता है, जब लोगों में थोड़ा सा गुस्सा हो, कुछ हो कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, वहां कुछ नहीं, एकदम शांत, सब अपने काम कर रहे हैं। एवरीथिंग इज ओके इन दैट विलेज। तालाब है, सड़क है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पार्क है, स्कूल है, शूटिंग रेंज है, और क्या चाहिए? अमेरिका। हाँ उसको मिनी पटना बोलते हैं। तो लेकिन जब कल्याण बिघा से निकलने के बाद रास्ते में एक परिवार मिला, वही एक झोपड़ी सी बनी हुई थी सड़क के किनारे। वो रिपोर्ट है हमारी नालंदा की, और वो ऐसा, मतलब अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स की हैं, जितने भी स्टेट्स में गए हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स की, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मैंने किताबों में पढ़ा था भेदभाव, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, मतलब जब मैं उनसे ये बात कर रही थी, और वो उस पूरी रिपोर्ट का सार मुकुल
वो सिर्फ एक मुस्कान है जब मैंने ये बोला कि आपकी सारी जिंदगी निकल गई होगी ना ऐसे झेलते झेलते, एंड देन शी स्माइल्ड कि क्या करें, हमारा तो कोई नहीं है। सीएम आने वाले हैं, उससे एक दिन पहले उनकी झोपड़ी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, धमकी दी जाती है, जस्ट बिकॉज कि वो अच्छी नहीं दिख रही वहां पे या वो नीची जात से है। जब कोई एक इतना पिछड़ा व्यक्ति जो सड़क पर बैठकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, वो ये बोल रहा है आपके माइक में कि जाकर कह दीजिए उनसे कि गरीब को नदी के पार फेंक दे, बसा दे कहीं और, क्योंकि यहाँ तो ये जीने नहीं देते। कितना इस बात को बोलने में कितनी हिम्मत लगी होगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते वक्त कि हम तो यहाँ बैठ करके हमारे लिए बहुत चीजें आसान है, लेकिन वो तो एक व्यक्ति है, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे देश के कोने कोने में जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी डिस्क्रिमिनेशन में निकाल दी, जिनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के बात करना होता क्या है। सोचो कि हम खड़े कहाँ हैं अभी। मैं नहीं रोक पाई थी उस वक्त अपने आप को, मतलब मेरे लिए, मतलब मुझे वो इस पूरे बिहार चुनाव का वो ऐसा लम्हा रहा कि वो मुझे शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी याददाश्त को जाना पड़ेगा उस पल को मुझे बुलाने के लिए। देखा हम लोगों ने वो वीडियो। तुम्हारा क्या? हम में से कोई भी जो भी शहरों में पले बढ़े हैं और जो भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, वो कभी भी जाएंगे और जैसे मेधा को सड़क के किनारे मिले, आप किसी भी मुसहर टोला में जाइए, किसी भी मांझी समुदाय के टोले में जाइए, किसी भी गांव में, मैं कह रही हूँ बिहार में, आपको यही आवाज़, यही बात और यही महसूस होगा, बिल्कुल एक सा। मतलब आप जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि जो मेधा देखकर या फील करके आई है, यार ये तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये यहाँ भी है, ये वहाँ भी है, ये उधर भी है। मतलब हर गांव इस राज्य के, या राज्य के क्या, आप उत्तर प्रदेश में भी कहीं जाइए मुसहर टोला में, वहाँ भी यही हाल है। और वो हम इसी यहाँ तरह बैठ के बोलते हैं कि असमानता के सब सवाल खत्म हो गए। ये 2025 की बात बता रही है मेधा। 2024 में लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए जब मैं बेगूसराय पहुंची थी, तो बेगूसराय उस वक्त पर बड़ी ही चर्चित सीट थी। गिरिराज सिंह हम जानते हैं वहाँ से सांसद हैं, और उनके खिलाफ सीपीआई से चुनाव लड़ रहे थे अवधेश। तो शहर में तो वही बात होती है पॉलिटिक्स की। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आप इसी सड़क पे सीधे जाइए, वहाँ पे कुछ मुसहर टोला है, मतलब मुसहर समुदाय से आने वाले व्यक्तियों के घर हैं, तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि क्या स्कीमें पहुँची है, क्या ज़रूरत की चीज़ें पहुँची है। शहर में तो देखिए लोग ऐसे ही बटे हुए रहते हैं, मतलब अपना काम धंधा है, जिसके प्रति बायस्ड है वैसा ओपिनियन मिलेगा। तो हम चले गए, रैंडम गए थे, कोई मैप था नहीं, कुछ कोई बताने के लिए नहीं था। बिल्कुल चौड़ी सड़क, बिल्कुल चमचमाती हुई अच्छी बढ़िया सड़क। और सड़क पर जब आप चलते जाएंगे तो आपको बिल्कुल किनारे में बस्ती दिखेगी। वहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगा हुआ था कि ये चापाकल फलाने, मतलब मुख्यमंत्री की या किसी के तो स्कीम के तहत लगाए, प्रॉपर जैसे बोर्ड लगा होता है ना। तो हमने वहाँ गाड़ी रोक ली, हमने बात की। एक महिला थी जो बहुत वोकल थी, उस समुदाय से आती थी, मुसहर समाज से। उसने कहा कि इतना भारी पड़ रहा है मुसहर आपके लिए, तो बम बरसा दीजिए और ख़त्म कर दीजिए हम सबको। आपको इतना भारी पड़ता है ना, हमको अगर ज़मीन मिल जाए तो आपको देखा नहीं जाता। इस सड़क से निकल के आगे जो दूसरा गांव जाता है, उस गांव के लोग यहाँ से लोग को तो ले जाते हैं जब अपना गांव में काम करवाना हो या ये, लेकिन हमारा रहना उनको भारी पड़ता है, हमसे उनको समस्या होती है, हमारी बस्ती में आग लगा दी जाती है। और जब आप उनके बीच में जाकर रहेंगे ना, मतलब जब आप उस बस्ती में जाकर रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबके घर एक जैसे हैं, सबके घर पूस के हैं, किसी के पास अपनी ज़मीन नहीं है। भले उस समुदाय से एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया हो, भले उस समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए बात हो कि 3 डेसिमल या 5 डेसिमल ज़मीन दी जाएगी, पर रियलिटी ये है कि नहीं मिली है। वो 3 डेसिमल ज़मीन भी नहीं मिली है। वो आज भी जीवन इस तरह बसर करने के लिए से, क्योंकि उनके पास नहीं है लैंड। और ये बात कई लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये सच है कि लैंड रिफॉर्म्स अगर इस पूरे देश में कहीं पर सबसे खराब तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो राज्य बिहार है। नहीं हुआ, वहाँ लैंड रिफॉर्म हुए ही नहीं है। आज भी वहाँ पर जो तथाकथित अगड़ी जातियाँ हैं, उनके पास इतनी ज़मीनें हैं, आप खड़े होइए, मतलब लोग बताते हैं फलाने पार्टी के आप संस्थापक को देखिए, किसी को बताएंगे कि इतने 1000 एकड़ ज़मीन है, और आप ही के राज्य में बाकी लोगों के पास देखिए क्या हाल है। तो ऑन पेपर भले बात हो कि समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो रहा है, बहुत कोशिशें हो रही है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है,
पर इन रियलिटी उतना काम नहीं हो रहा जितने दावे हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो हो रहा होता तो हर बार कोई मेधा, मुकुल, सोनल या कोई और वहां ग्राउंड पे जाता तो ये चीजें देखने को नहीं मिलती। कहीं तो ऐसा होता कि बदलाव की तस्वीर हमें नजर आती, कहीं तो ऐसा होता कि हमें वो दिखता। हम जब गए थे जीतन राम मांझी के गांव, वो बढ़िया बन गया है, वहां पर अपलिफ्टमेंट है, वहां पर आपको दिखेगा कि जैसा कहते हैं ना मेरा कि मुख्यमंत्री का गांव हो गया तो वो आदर्श गांव बन जाता है, वहां पर सब कुछ है। पर क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है? आप बात करिए, नहीं खत्म हो रहा। और लोगों को अगर ये लगता है कि शहरों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता या शहरों में आकर ये चीजें खत्म हो जाती है, नहीं। मुझे इसी दिल्ली का केस याद है। मेरा एक दोस्त था, उसके घर के बगल में एक बच्चा रो रहा था छत पे खड़े होकर, और उसने पूछा कि क्या हुआ। फिर जब बुलाया, बात की, तो वो उसी के बगल वाले घर में काम करता था दिन भर, और रोते हुए उसने आके बताया कि वो मुझे मार रहे थे, खाना नहीं दिया। वो बच्चा कौन था? वो बिहार के किसी गांव का लड़का था जो मुसहर समुदाय से आता था। तो वो अगर जब शहर भी पहुंच जाते हैं ना, तो उनसे यही काम करवाया जाता है और उन्हें इसी तरह ट्रीट किया जाता है। हम क्योंकि इतने प्रिविलेज है, हमें आसपास वो बिल्कुल इनविजिबल की तरह दिखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता उनकी लाइफ क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब आप आंकड़े उठा के देखेंगे, जब आप कहते हैं ना डेटा सामने आता है कि सीवर में मरने वालों का आंकड़ा देखिए, जब आप देखिए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उन बच्चों को किस काम के लिए लगाया जा रहा है या उनका इस्तेमाल क्या हो रहा है। कोई मुसहर समुदाय का व्यक्ति बिहार छोड़कर अगर दिल्ली आके रहता है, वो क्या काम करता है? आप उनका पेशा तो देखिए, वो यहाँ आके भी समाज में कहाँ खड़े हैं। तो एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, और जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये दोनों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वाक्य हैं जो छपवा देना चाहिए, हर दीवार पे छपवा देना चाहिए, ताकि लोगों को उनके प्रिविलेजेस याद हो और ये बात बार बार ध्यान आए कि वो सिर्फ एक रिपोर्ट, एक इंसिडेंट या एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये हो रहा है, ये शास्त्र सत्य है, और इसको बदलने के लिए कोशिशें बहुत कम हो रही हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो बैठक में कई वाजिब सवाल उठाए गए थे, वो आज भी वैसे ही के वैसे खड़े हैं जाति के। और ये जब आप लोग ग्राउंड में भी गए तो बहुत सारा हमने वो देखा, वो रिपोर्ट जो की है कि पासमानदा मुस्लिम्स पे एक प्रॉपर आपने रिपोर्ट की है वहाँ से। सोचो कितनी हैरान करने वाली बात है ना, मतलब कितना अजीब लगता है कि जब आप किसी शहर में जाते हैं, आप उसका डेवलपमेंट कैसे देखते हैं। जैसे मैं पटना गई तो जो हमारे साथ भैया हमें लेके जा रहे थे कार में, वो कह रहे थे कि कितना बदल गया है पटना, देखिए फ्लाईओवर आ गए हैं, पहले ऐसा कहाँ था, जाम लगता था पहले 3-4 किलोमीटर। ये देखिए इधर ही किसी और आप राज्य में नहीं देखेंगे कि पार्टी ऑफिस इतने करीब है और सबका पार्टी ऑफिस इतना बड़ा बड़ा है। उसी पार्टी ऑफिस से जस्ट पीछे, मतलब 10 कदम पीछे एक ऐसी बस्ती रह रही है जो मतलब आपके इमेजिनेशन में नहीं हो सकता। मुकुल, मुझे किसी जगह जाके ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उबकाई सी आने लगी हो वहां की स्मेल से। पहली बार हम कई जगह गए हैं, कई बार ऐसी जगह से रिपोर्ट्स किए, कितने ऐसे इंसिडेंट्स। मतलब जब मैं पहलगाम में खड़ी थी, खून के थक्के थे बाजू में, शरीर का मांस पड़ा हुआ था, वो देख के तक नहीं आई, लेकिन वहां खड़े होकर वो जो स्मेल थी ना, आप बियर नहीं कर सकते। और मेरे लिए 5 मिनट खड़ा होना जहां मुश्किल था, वहां लोगों का जीवन गुजर रहा है, वो रह रहे हैं। मतलब मैं वहां खड़ी और मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी वॉशरूम जाना है, मैं कहाँ जाऊंगी। पर तुरंत मुझे हिट किया कि मेरे सामने जो दीदी है, जिनका 40 साल जीवन का यहाँ पे गुजरा है, वो कैसे करती होगी, वो कहाँ जाती होगी, वो पीरियड्स में क्या करती होगी। मतलब आप अलग जोन में चले जाते हो। और ये सब कहाँ हो रहा है? उसी पटना में, जिसकी एक तस्वीर वो होर्डिंग्स हैं, वो आडंबर है जो रचा जाता है विकास के नाम पे, दूसरा ये। तो क्यों नहीं हो रहा इनका विकास? क्या इतना मुश्किल है स्लम को बदल कर बना देना वहां पे घर, या बेसिक सुविधाएं वहां तक पहुंचा देना? नहीं है। पर कास्ट एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहां पर दलित मुसलमान रहते हैं, जिनको तो मतलब अभी ये मानने कोई तैयार नहीं है कोई कि मुस्लिम्स में भी दलित होते हैं या उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब पसमानदा मुसलमानों की तो लड़ाई ही बहुत अलग है। वहां जो एक आदमी फेरी लगाते थे, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कौन कौन रहता है, तो बोले कि यहाँ पे मुसहर रहते हैं, पासवान रहते हैं, पसमानदा मुसलमान रहते हैं, बख्खो रहते हैं। मैंने कहा कोई भूमिहार, कोई ब्राह्मण, कोई पठान, कोई ईसाई? जवाब था नहीं। और वो उस वीडियो में, तो मतलब आप ये देखिए ना कि जो हम गरीबी की बात करते हैं, जो पिछड़ेपन की बात करते हैं, उसमें से हमें कास्ट नहीं हटाना चाहिए। कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ये सब चीजें हैं, मतलब जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस है समाज में। और इसके साथ
आप लोग जब वहाँ गए तो क्या जिन फैक्टर्स की यहाँ से बात सुनने को मिल रही थी, जैसे कि पीके जो इन सवालों को उठा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आपको वोट देना है तो आप शिक्षा पे दीजिए, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए दीजिए, तो क्या बिहार के वोटर इतने वोक नज़र आए जिनके लिए ये सारे एंगल इम्पॉर्टेंट हों? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पीके एक बड़ा फैक्टर समझ में आ रहे थे, पूरे देश में चर्चा हो रही थी, लगभग दिल्ली के सारे पत्रकार पहुंचे उनके पास में बात करने के लिए, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे उनको नकारते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि क्या बिहार में इस तरीके के जो मुद्दे हैं जो सुनने में लगते हैं कि अरे ये तो बड़े फ्यूचरिस्टिक मुद्दे हैं और ये तो बहुत बदल देंगे, तो क्या इनकी बात लोग कर रहे हैं? अपने बच्चे के भविष्य के लिए लोग वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे जितना मतलब जिन सीट्स पे हम गए या जिन लोगों से हमने बात की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखा इस चीज़ का असर। मतलब मुझे लगता है कि शायद 1-2 चुनाव और लगेंगे लोगों को इस बात पे गौर करने में कि हाँ ये बात होनी चाहिए, जो कि एक आइडियल बात है कि शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे वोट डालना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब आप लोगों से, इवन युवाओं से जब आप इस बारे में बात करते हैं तो एक मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ कि रील खत्म, पीके की लहर खत्म, सिर्फ सोशल मीडिया पे है जो है, यहाँ नहीं है। अच्छा। उनके लिए या तो क्लियर है, मतलब सीधे सीधे बात की जाएगी तो एनडीए और आरजेडी, कांग्रेस भी। मुझे केवल एक व्यक्ति मिला जिसने बोला कांग्रेस की सरकार आएगी बहुमत के साथ। एक चीज ये अच्छी है कि जब कोई लीडर जा रहा है और शहर छोड़ के गांवों में जा रहा है और वो लोगों को बात कर रहा है, जिरह कर रहा है कि आपको ये बात करनी चाहिए, कोई लीडर आए तो आप उससे ये सवाल पूछिए, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर तस्वीर है। हार जीत से इनफैक्ट एक चीज मैं ऐड करूंगा कि एक जगह वो ये बोल रहे हैं पीके कि अगर हमने किसी गलत कैंडिडेट को टिकट दे दिया तो आप हरवा दीजिएगा। हाँ, जिम्मेदारी लेना। कंपैरेटिवली देखें तो कौन बोल रहा है ये? सब तो ओन कर रहे हैं ना कि अरे दे दिया है, वो बहुत बढ़िया आदमी है, वॉशिंग मशीन आवान है हमारी, ऐसे कैसे। हाँ। तो ये वाली चीज मतलब कि ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और शायद इसका इम्पैक्ट हमें 1-2 चुनावों में दिखेगा। अगर जैसा कि उन्होंने बोला कि अगर इतनी सीट नहीं आई तो हम तो अभी तो मुझे लगता है टिके रहना ज्यादा जरूरी है और किसी भी सभ्य समाज में बात होनी भी चाहिए इन्हीं चीजों की, तभी तो आप मतलब डेवलप्ड नेशन बनने तक की जो लड़ाई है वो है ही सारी असमानता को खत्म करने की लड़ाई है। वो सारी आप कब बने, आप डेवलपिंग हैं अभी, लेकिन आपकी लड़ाई तो वही है ना, बेसिक बुनियादी चीजों की लड़ाई है, एज बेसिक एज टॉयलेट्स। मतलब मैं मधुबनी में थी, मधुबनी में झंझारपुर विधानसभा, जहाँ से बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री जो हैं नीतीश मिश्रा, वो आते हैं। उस विधानसभा के एक गांव में एक रैंडम विलेज, और एक आप मान लीजिए कि आप एक सर्वे जब हम करते हैं तो हम एक एवरेज, एक औसतन पे बात करते हैं ना, तो हम उस गांव को लेते हैं अभी केस स्टडी के तौर पे। तो हम वहां गए, 3 चीजें हैं उस गांव में। वो जो नल जल योजना है, टंकी बनी हुई है, पाइपलाइन डली हुई है, पानी नहीं है। पूरी झाड़ियों से वो पूरा जो वो उनका बिजली घर था, वो ट्यूबवेल पूरा ढक चुका है, वहां कोई नहीं आया सालों से। बहुत बढ़िया। 5 वर्षीय योजना, आप याद कर लो, 15 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात, वो चला ही नहीं, वहां कोई आया ही नहीं। लोग उस गांव के रोज देखते हैं, वो इमारत बनी हुई है, कुछ नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी, पासवान टोला। तो पासवान, उस गांव के पासवान टोला में हम गए, तो क्योंकि पासवान टोला आपको बिहार में ऑलमोस्ट निकलेंगे तो मिल ही जाएगा कि आप निकलते बढ़ते गांव में लगभग मिल जाएगा। टोला मतलब मोहल्ला, मोहल्ला कह सकते हैं। तो जब हम वहां पे गए तो उस सड़क, मतलब कि जैसे कि मैं बात करूं कि गांव की संरचना, तो आपको जो डेंस सेंटर जो मिलेगा वो अगड़ी जाती मिलेगी, फॉरवर्ड्स मिलेंगे, देन फिर आउटर पे आपको पिछड़ी जाती, फिर एकदम जैसे इतिहास की किताबों में हम चंडाल्स पढ़ते थे ना, जो गांव से बाहर पटक दिए जाते थे, तो वैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो वो जब ब्राह्मण मोहल्ले से मैं बाहर निकली तो पासवान टोला उधर आया, तो एक बहुत पतली सी पक्की सड़क थी, हालांकि पतली सड़क थी बहुत, और उसके इर्द गिर्द एकदम इतनी गंदी स्मेल आ रही थी निकल के वहां से जाने में। वहां पे ओपन डेफिकेशन फ्री के इंडिया के जितने भी दावे थे वो सब फेल हो गए। हर घर शौचालय नहीं था, हर घर शौचालय नहीं था, 4 घरों में एक जगह शौचालय मिल जाए तो भी बड़ी बात हो। वहां से निकल के ये हालत है, मतलब
नहीं है तभी ये हालत है। और शौकिया ये तौर आप पे बता रही हैं पासवान टोले की बात, जहाँ पासवान। का अब राजनीति में रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ के लोग राजनीति में आ गए। अभी इसमें भी बिल्कुल। बोल रहे हैं कि 10, 12, 14 सीटें आएंगी LJP की। इनफैक्ट तुम रिपोर्ट्स में कुछ में देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ये बोलते दिखेंगे कि पासवान है तो पासवान को ही ना वोट देंगे, और रहे ऐसी हालत में रहे। हाँ। तो जब वहां पे पहुंचे तो फिर पूछा कि ये इस सड़क की ऐसी हालत क्यों है, मतलब घरों में शौचालय नहीं होंगे। किसी भी घर में शौचालय नहीं था। एक सामुदायिक शौचालय कहीं दूर उस टोले से दूर बना हुआ था, जहां लोग ऐसा बोल रहे थे कि वहां तक जाने में रात बिरात किसी को जाना पड़े, कीड़ा कांटा, किसी की मौत भी हो चुकी थी शायद सांप को काटने की वजह से। एज बेसिक एज टॉयलेट्स किसी घर में नहीं था, चाहे वो महिलाएं हो, पीरियड्स में कैसे भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब उसी सड़क पर जाते हैं। बस वही है, बस वही। स्कूल है, स्कूल तक जाने का रास्ता नहीं है। जस्ट इमेजिन कि वो दूर की ऐसे दिखा दो किसी को, ये रहा टुकड़ा, ललचाता रहे वो दूर से, वो रास्ता नहीं है वहां तक जाने का। इतने इतने पानी में जाते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे जब बारिश होती है या बहुत पानी होता है तो स्कूल जा भी नहीं पाते, टीचर भी उसी पानी में से निकल जब के आप जाता है। इनसे ये सवाल पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास लोग वोट मांगने वहां जा रहे हैं नेता? नहीं, अच्छा, वोट मांगने भी नहीं जा कोई नहीं आता वहां। उन्होंने बोला कोई नहीं, यहाँ प्रचार करने ही नहीं आता कोई। बदबूदार सड़क तो से वो वोट होके किसको कौन दे नेता रहे आएगा, पता नहीं किसको देंगे वोट। फिर उसी, अब ये पासवान टोले के बाद मुसहर टोला। मुसहर, यहाँ तो पक्की सड़क थी भी, उसका इस्तेमाल चाहे लोग जैसे कर रहे हो, वो पक्की सड़क जो थी पतली, मुसहर टोले से तो पासवान टोले तक की या उस गांव तक आने तक की सड़क ही नहीं थी। वो सड़क भी खत्म हो जाती है। सड़क ही नहीं है, पिछले 10 साल से वो सड़क ही नहीं है, मतलब जीरो कनेक्टिविटी। ठीक। इसके अलावा एक वेलनेस सेंटर था उस गांव में, ब्राह्मण मोहल्ले के पास ही वो सेंटर था। मतलब ये आपका नल जल वाला घर बना हुआ है और वहीं पे एक बहुत ही मजबूरी में बनाया हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा था, वेलनेस सेंटर वहां दिखा हुआ था एकदम ऐसे। इनका चल के देखते आ हैं, गया होगा तो बनवा दिया होगा हाँ, अधिकारियों ने कि तो हमने थोड़ा पूछा लगा कि दो। यहाँ होता है, आते हैं, क्या क्या मशीनें हैं? उन्होंने बोला नहीं, एक आती है नर्स, वो 2 बजे चली जाती है। अभी हम आज दांत दिखाने गए थे, हमको नहीं मिली, दोपहरी हो रही थी, ताला लगा हुआ था। नर्स ही दांत देख लेती होंगी, तो ना वहां पे बीपी मशीन थी, मतलब बेसिक होती है बीपी मशीन, तो आप पंप करके नाप लेते हो, भाई वो भी नहीं थी। ऐसे चेक करते हैं यार, ऐसे चेक कर लेते हैं लोग बीपी, नब्ज, चेहरा देख के तय कर ले, बीपी आई मत करो। बिहार गई थी तुम भाई। वहां पे ताला लगा हुआ था, 2 बजे नर्स चली जाती है। और जब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा, मैंने कहा बस चल के देख लेती हूँ। सड़क उस तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था जिसमें एक स्मारक बन रहा था कि फलाने ने फलाने सन में फलाना काम कर दिया है। क्या बात। तो वो उसको हम साइड से निकले, वहां पहुंचे तो वहां पे जो पदाधिकारियों के नंबर लिखे थे उन्होंने तो पूरा गणित याद दिला दिया मुझे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मेधा पता करो ये नंबर क्या हो सकते हैं। फलाने सीनियर सर्जन नंबर लिखा है 94 फलाना ढिमकाना, बीच में से गायब, घिस दिए नंबर। क्या बात कर रही हो? पहुंच जाओ तो मान जाए तुमको, तय कर लो। मतलब नंबर ही हटा दिया, नंबर गायब। नीचे एक और देखा, ऐसे मिट गया या हटाया गया? वो घिसा हुआ है नंबर कि 8 घिस दो, बीच में से रैंडम 3-4 डिजिट्स घिस दो, कितना ही मिला लेगा। एक घिसा होता तो सोचता भी कि इसकी जगह 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करेगा, हो सकता लग जाता सही और जगह नंबर। सारे नंबर्स में 2-2 3-3 डिजिट्स गायब, जैसे किसी ने डेलिबरेटली ये मेक श्योर किया हो कि तुमको तो पहुंचने ही नहीं दूंगा मैं यहाँ तक, सहायता नॉट अलाउड। बहुत ताज्जुब हुआ ये देख के कि मतलब तो बहुत ही अजीब है यार, अजीब। तो और सोचो ये एक गांव है जिसमें हम रैंडमली चले गए हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी तो कितनी लड़ाई बाकी है, किस किस चीज से लड़े और कब तक लड़े। मतलब ठीक है, आप राजधानी पटना से निकलेंगे तो आपको पुल दिखेंगे, बढ़िया सड़कें दिखेंगी, बहुत अच्छी बात है, सुनने को मिल रही है। हाँ, है काम हुआ है, वो तो है, पुल बने हैं कई सारे, सड़कें बहुत अच्छी हैं, लाजवाब है, सब अच्छा है। लेकिन क्या सिर्फ यही है? गांव तो आपसे नहीं मांगते बड़ी बड़ी इमारत और बड़े बड़े पुल, तो वो चचरी के पुल से उनको पक्की सड़क मिल जाए वही बहुत है। तो उनका विकास हमेशा ये नहीं होता ना कि आप कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दें और सब दे दें। एज बेसिक एज टॉयलेट्स, एज बेसिक एज वेलनेस सेंटर्स, स्कूल्स, रोड्स। और सड़कों की भी बात अगर है ना मुकुल, तो मैंने बिहार घूमते हुए यही कहा जब बिहार के लोग गड्ढे में सड़क के सड़क में गड्ढा, कि आप
अब बिहार को अगर कंपेयर कर रहे हो 20 या 30 साल पुराने बिहार से, तो आपको लगेगा कि वाह 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 बहुत काम हो गया है, मतलब बड़ा बदलाव है। अब बिहार को कंपेयर करो अगर आसपास के राज्यों से, उसके सीमावर्ती राज्यों से, बिहार कम से कम 20-30 साल पीछे, कंपैरेटिव एनालिसिस में इतना पीछे। और ये बात मैं तब कह रही हूँ जब मैं इस देश के 15-16 राज्य घूम के आ चुकी हूँ। मैं ट्राइबल विलेजेस और ट्राइबल स्टेट्स घूम के आ चुकी हूँ, उनसे ज्यादा पीछे है बिहार। जिसको ये NH कहते हैं, जिसको ये 4 लेन कहते हैं, सड़क कहने में शर्म आनी चाहिए उसको। 115-120 किलोमीटर तक सिर्फ गड्ढे, मतलब आपकी गाड़ी वाइब्रेट होती रहेगी, बस ऐसे गाड़ी चल रही है, और वो बताएंगे 4 लेन है, जाइए ना। और कमाल की बात ये इस बात को नोट किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बेस्ट रोड। मुझे तो बिहार में जो गांव की सड़कें थी वो शानदार मिली, और हाईवेज जो थे वो एकदम पैच वर्क हो रहा है, सब थिगड़ी लगी हुई है भाई, कर लो, रफू की गई है भाई सड़कें, रफूगर है वहां पे सड़कों की। तो प्रॉब्लम यही है ना, बिहार को कंपेयर किससे कर रहे हो कि 20 साल पुराने बिहार से, तो आपको बदलाव नजर आएगा ही, आपको लगेगा कि बहुत कम हो रहा है। पर आप बिहार को कंपेयर करिए यूपी से, मतलब हम तो यूपी भी घूमे, पूरा यूपी इलेक्शंस कवर किया है, कोई हिसाब ही नहीं है सड़कों का। अगर सड़कों पे ही कंपेयर करना ना, बहुत पीछे है। सड़कों के आधार पे मैं कह रही हूँ, गंदगी, अगर कोई पूर्णिया या फिर दूसरा उससे जो बगल वाला है कटिहार कहाँ गए थे हेमंत, कटिहार, अगर कोई पूर्णिया या कटिहार का आदमी ये वीडियो देख रहा हो तो वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होगा। शहर में नगर निगम नाम की कोई व्यवस्था होती है, ये वहां जाके नदारत पाई जाएगी, नहीं देख पाएंगे आप। और मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि वो सीमांचल इलाका है, लोग आके तर्क देंगे कि कोसी है वहां पर, पूरा पूरा इलाका डूबा रहता है ना। मैं मेन शहर की बात कर रही हूँ जहाँ कभी पानी नहीं आता, कभी नहीं आता, वहां कटिहार में कभी नहीं आता, पूर्णिया में कबाड़ खाना है, वो कूड़ा ही कूड़ा है। मतलब मेरे पास विजुअल, नो ऑफेंस बोल देना इसके बाद। नहीं, वहां के लोग थे, जैसे मैंने पूछा उनसे कि आप लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, जाके देखते होंगे, पटना वटने जाके देखते, तो सड़क पे कहाँ इतना कूड़ा है, सड़क पे कूड़ा, हाँ ये तो है। मैं कहा नगर निगम नाम की व्यवस्था है यहाँ पे, पता नहीं। सब्जी मंडी लगती है, तो मैं कहा सब्जी मंडी कौन सा ऐसा देश का मुझे बताओ इलाका है जहाँ सब्जी मंडी नहीं लगती और वहाँ सफाई नहीं होती, हो ही नहीं रहा है। और मुझे गुस्सा तब आता है जब लोग ये डाल देते हैं कि ये लोग ऐसे हैं या लोगों में सिविक सेंस की कमी है। कोई ये बात क्यों नहीं समझता कि अगर अथॉरिटीज की तरफ से कोशिश होगी तो लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। आपको हमेशा एक जिसकी जिम्मेदारी है वो काम करेगा, तब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि सब में एक तरह से चेतना आनी चाहिए। जैसे ट्राइबल्स में है, ट्राइबल्स के गांव आपको उस तरह से साफ दिखेंगे, उसी इलाके की मैं बता रही हूँ। जैसे हम जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां जाते हैं, वहां बिल्कुल अलग ही, मतलब सफाई के मामले में अलग ही नजर आता है, पर शहर में नहीं है। तो शहर में अथॉरिटीज कोशिश करें ना, कितना मुश्किल है एक नगर निगम का काम कर लेना। नेताओं के वीडियोस आ रहे हैं, पहले कूड़ा डल रहा है, फिर झाड़ू लगा करके वहां पर फोटो ऑप हो रहा है। एक समय पर स्वच्छ भारत अभियान वगैरह जब लॉन्च हुआ था, तब लोगों में वो जिस चेतना की बात कर रही हैं आप, वो जागृत हुई थी। एक तो मैं आप और तुम में स्विच हो जा रहा हूँ। जनरली हम लोग तुम कह के बात करते हैं, माफ करिए, पता चले कोई बुरा मान जाए कि आपने मेधा जी को आप के तुम कैसे बोल दिया सोनल जी को। तो जिस चेतना की बात कर रही हैं आप तो उस समय वो डेवलप हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि दिल्ली की हालत बहुत बुरी है। अभी पॉल्यूशन पे एक रिपोर्ट आ रही है, उसमें देखिएगा आप, यहाँ हम पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, बाहर नालियां ऐसे निकाल करके उलीच दी गई हैं। आप बता रहे हैं कि ये कूड़ा सूख रहा है, कब सूखेगा पता नहीं, बोले तो छठ के पहले सूख रहा है। आप देखोगे कि जहाँ पे एक बार अगर यहाँ पे कचरा डला है ना, तो 4 लोग आके, अच्छा यहाँ कचरा डला है, यहाँ कचरा डलता होगा, यहाँ कचरा डलना चाहिए, तो वो ढेर बन जाएगा। और उस वहां कचरा ना डालने को अपराध समझते हैं। तो कोई ला करके डाल दे, बोले नहीं यार, इसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। कूड़े का तो हाल जो देखा पटना में ही, बाजार समिति जो इलाका है, अरे वो जो जहाँ तुम वो स्टूडेंट से मिलने का, अरे क्या जगह, चूहा मत कहिए, खरगोश कहिए इसको, इतना मोटा भाई। और सोचो कितना खतरनाक है। मतलब वो ऐसे था, इधर घर है, सामने घर है, यहाँ भी लॉज है, ये लॉज है, बीच में खाली प्लॉट था। क्या हुआ बताओ? कूड़ा घर। चारों बिल्डिंग्स का खिड़की से ये ले फेंका। इतनी गंदी स्मेल भूल जाओ, कितना अनहाइजेनिक है। और वहां पे कौन बच्चे रह रहे हैं जो आपका बिहार का भविष्य है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, जिनके कंधों पे, बिल्कुल। और वो बच्चे भी वहां फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं वो। उनके लिए तो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन वही है कि आप सबसे पहले ये मिसाल कायम कर दो,
रगड़ दो आप। मैं लाइब्रेरी में गई थी तो मैं वहां पे सबसे ज्यादा दरोगा की भर्ती देख रहे थे स्टूडेंट्स। तो मैंने पूछा कि क्यों सब यहाँ दरोगा ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? तो मजाक में हंसते हंसते किसी ने बोला कि माफिया, बालू माफिया बनेंगे। क्या बालू माफिया बनेंगे दरोगा से? कि यही देख ही रहे हैं हम, दरोगा बन के बनेंगे। हाँ, बालू माफिया से साठ गांठ करेंगे, हो जाएगा। अब ट्रैक्टर के नीचे आके कौन मरना चाहता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मरना कौन चाहता है? तो जब ऐसी डिस्कशन हुआ तो बोले मतलब कि ये हम बता रहे हैं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। वो देखते हैं कि दरोगा यहाँ पर आके, मतलब सिपाही की वैल्यू उसके गांव में ज्यादा है ना, वास्ता उसका ज्यादा पड़ रहा है लोगों से, लोग उसको वर्दी में देख रहे हैं। एसएसपी कौन जा रहा है गांव में? तो लोगों को लग रहा है कि रुतबा तो वर्दी के साथ आ रहा है, रुतबा आ रहा है तो रौला कटेगा, फिर देखेंगे। तो बाजार समिति के बहुत सारे बच्चे यही थे कि हम तो जब यहाँ कोई दरोगा आता है तो हमको लगता है कि इस दरोगा बन के पहले इससे बदला लेंगे, क्योंकि वो इतना टॉर्चरस होता है उन बच्चों के लिए कि वो बन करके वो देखना चाहते हैं कि यही जलवे जलाल लाओ लश्कर देखें क्या है। और फिर उसके बाद बहुत सारे आ भी रहे हैं उदाहरण भी इधर, तो लगातार कोई 101 करोड़ की संपत्ति किसी की पकड़ी जा रही है, किसी की कितना। वो बच्चे बेचारे, मतलब तुम सोचो कि जो खिड़की नहीं खोल पा रहा है, जो गांव से आकर के वहां पढ़ रहा है, जिसकी सीलिंग फैन तक नहीं है कमरे में, जो खिड़की नहीं खोल पा रहा, उसकी कुड़न, उसकी घुटन, सोचो कि बाहर गंदगी है, बदबू ना आए तो खिड़की नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उधर बदबू आ जाएगी, ठीक रहा है कूड़ा। हाँ। ऐसी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड फैमिलीज नहीं है बहुत सारे बच्चों की कि आप सीलिंग फैन अफोर्ड कर पा रहे हैं या एक बहुत अच्छी जगह अफोर्ड कर पा रहे हैं। तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं ऐसे भाई, उनको पॉकेट मनी बचा बचा करके सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। हाँ, जहां पे उनका तखत खत्म होता है वहां पे उनका स्टोव रखा होता है। तो और उस गंदगी के बीच में रहना, और वहां से वो पूरा जो एरिया है वो अच्छे खासे लीडर्स का है। अगर हम पूरे बिहार चुनाव को समराइज करते हुए जो आप लोग के एक्सपीरियंसेस रहे, उसमें सबसे खुशनुमा तस्वीर अगर एक जैसे नीतीश जी बताते हैं वो स्कूल जाती हुई लड़की, वैसे ही कौन सी तस्वीर याद रह गई कि यार ये बिहार साथ रहेगा? तस्वीर मतलब अभी तो वो सबसे खराब वाली तस्वीर ही जहन में है कि अच्छा, मतलब कोई खुशनुमा तस्वीर याद रह गई हो? खुशनुमा तस्वीर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तुम बताओ तब तक। तो मैं 2 ऐसे इलाकों में गई जो, जैसे आप कहते हैं ना कि समाज में खड़ा जो अंतिम व्यक्ति है, पंक्ति में खड़ा जो आखिरी आदमी है, वो किस हाल में है, यही पता करने इसी इंटेंशन से। तो जो आदिवासियों में भी सबसे पिछड़े आदिवासी होते हैं जिनको पीवीटीजी कहते हैं, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है, कैटेगराइज किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि ये वो जनजातियां हैं जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। अगर इनको सही समय रहते, मतलब इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनके लिए योजनाएं नहीं चलाई गई, तो जैसे हम साउथ अफ्रीका से सुनते हैं ना कि उस ट्राइब का वो आखिरी आदमी था जो खत्म हो गया, वो खत्म ही हो गई, पूरी सभ्यता ही चली गई, वैसी स्थिति ना आए इस कोशिश के साथ ये शुरू हुआ। तो जो बिहार में लास्ट ट्राइबल्स हैं, बिरहोर एक जनजाति है जो गया जिले में, बुद्ध की धरती गया के नाम से जो मशहूर है, उसमें गुरपा पहाड़ियों के नीचे रहती है। तो आप हैरान होंगे मुकुल, पीवीटीजीज के लिए जो स्कीमें चलाई जाती है ना, कि 2023 में ऐलान हुआ था कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए जहाँ पर ये रहते हैं वहीं पर ही स्कूल बनाया जाए, वहीं तक ही मोबाइल एम्बुलेंस पहुँचे, पक्के मकान मिले। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं मुसहर समुदाय के लोगों की, मांझी समुदाय से आने वाले लोगों की, कि जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस लोग हैं, तो कहाँ से घर बनाएंगे? तो वो तो बहुत ही मतलब लंबी रेस है। तो पक्के घर पहुँचेंगे, उन तक सड़क पहुँचेगी। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि रेलवे लाइन के इस पार एक दुनिया होती है और उस पार एक दुनिया होती है। गुरपा रेलवे स्टेशन जाइए, इस पार पूरा शहर है, सब कुछ है, और रेलवे लाइन के इस पार ये बिरहोर जनजाति के लोग बसे हुए हैं। सेकंड बिहार, द एंड ऑफ बिहार आप कहिए, उसके बाद झारखंड शुरू हो जाता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे, ये देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं एंटर कर रही थी, बिल्कुल वो जो खड़ंजे वो वाली टाइल नहीं होती है, तिकोनी सी जो चल लग गई है, तो वो जा रही है। मुझे लगा वाह यार, मतलब काम हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र बना दिखा, क्या बढ़िया आंगनबाड़ी केंद्र, जैसे यहाँ टाइलें लगी हैं ऐसी टाइल लगी हुई, मस्त एकदम। ये तो मैं जैसे देखी, मैं तो पढ़ते हुए जा रही हूँ कि 5,92,000 लगभग 6 लाख रुपए में आंगनबाड़ी केंद्र बनाए। बाहर एक महिला बैठी थी, तो मैंने कहा कि यहाँ आंगनबाड़ी वाली दीदी आती है, बाहर ही एक वो देख के
कह रही नहीं आती है। मैंने कहा नाम जानते हैं उनका? नाम जानते हैं पर वो नहीं आती है। तो वो खुला हुआ था। मैंने कहा मैं अंदर देख के आती हूँ पहले। मैं अंदर गई, देख के मैं तो फुल इम्प्रेस कि भैया पंखा लगा, लाइट लगी, टाइल लगा, बढ़िया आंगनबाड़ी केंद्र तो बढ़िया बनाया है। उसको बने हुए 6 महीना हो गया है, इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई नहीं आता। तो वो ये बता रही है कि इसको बना दिया है। वो महिला जो वहाँ बैठी है, जो उस विलुप्त होती जनजाति से आती है, वो इतनी अवेयर है कि बना दिया है ताकि आप जैसे लोग आएं और देखें और फोटो खींच कर जाएं। इसलिए खोल देता है सुबह 10 बजे, शाम के 4 बजे तक के लिए। बाकी यहाँ कोई नहीं आता है, ना यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में खाना बनता है, ना बच्चों को पढ़ाया जाता है या कुछ। आगे स्कूल है, सब बच्चे उधर ही पढ़ते हैं। तो मैं स्कूल की तरफ बढ़ी कि चलो भाई स्कूल का हाल देख के। उसी आंगनबाड़ी केंद्र से लगा हुआ बाथरूम में 3 वॉशरूम्स बने हैं, 3,90,000 में, 3.5 लाख के आसपास, 3 महीने पहले बने थे। उसकी हालत क्या है पता है? वो पूरा बैठ चुका है क्योंकि बीम नहीं डली, वो खोखली थी ज़मीन नीचे से, बैठ गया। आज तक वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मतलब आप सोचिए पीवीटीजीज के नाम पे जो बजट एलोकेट हो रहा है, जो टैक्स पेयर्स के पैसे से बन रहा है, हम सोचते हैं कि अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, इस फंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। वो 3 लाख रुपए गए, आज तक खोला ही नहीं किसी ने, पता नहीं। सामने दिख रहा है आपको 3 लाख का वेस्टेज कैसा होता है। अधिकारी ठेकेदारों की जमीन बैठी हुई, पूरी दरारें। मैं स्कूल गई, चलो कितना मतलब आप अनहोपफुल हो गए, कुछ तो एक अच्छी तस्वीर है। स्कूल है, बढ़िया स्कूल, बढ़िया स्ट्रक्चर, बाहर बिहार का नक्शा वक्शा बना हुआ है। मुझे लगा चलो बढ़िया है। क्या दिख रहा है? एक क्लासरूम का स्कूल, क्लास 5 तक की पढ़ाई होती है एक कमरे में। कैसे 85 बच्चे कैसे पढ़ते होंगे पता नहीं, कुछ को बाहर बैठा देते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ते। स्कूल का जो वॉशरूम है नहीं इस्तेमाल होता, ताला लगा हुआ था। बड़े साहब जो प्रिंसिपल है उनके पास चाबी रहती है, कोई नल वल नहीं लगे। फिर जो रसोइया थी वो उस स्कूल की दीदी, वो बताएं कि बच्चे नदी के पास जाते, वहाँ खाते वाते ये करते। किसके लिए बना था वो स्कूल? बिरहोर समुदाय के लोगों के लिए, कि उन तक शिक्षा पहुँचे। ये उस पूरे टोले का एक बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब जो वीडियो देखेगा उसको ये बात सुनकर लगेगी कि यार और क्या कर सकती है सरकार, स्कूल पहुंचा रही है, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, भले एक क्लासरूम का स्कूल है, 5 क्लासेस के हो तो रही है ना पढ़ाई, जाए वहाँ पे। पता है असल मुद्दा क्या है? वो बोलते हैं बिरहोरी भाषा, पढ़ाई हो रही है स्कूल में हिंदी भाषा में। किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, किसी के सर में जा ही नहीं रही बात, तो बच्चे जैसे मास्टर आता है भाग के जंगल चले जाते हैं। ऊपर गुरुपा पहाड़ी में फॉरेनर्स आते हैं, देश दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके साथ घूमते हैं, कुछ जो पैसा मिलता है पैसा वैसा लेके सब करके आ जाते हैं। उस टोले का सिर्फ एक बच्चा, 1 या 2 बच्चा स्कूल जाता था, हाथ उठा के उन्होंने बताया। तो मतलब वहां जाके मुझे लगा कि सरकार अगर पहुंच भी रही है तो किस तरह से पहुंच रही है उसका एग्जाम्पल है। पूरे गांव में 22 घर पक्के बने, वो भी पक्के मकान में न खिड़की लगी है, न दरवाजे लगे हैं, न शौचालय है, कुछ नहीं बना है। सरकार की पहुंच भी है तो ऐसी है कि जो खाना पूर्ति के लिए हो रही है, बावजूद इसके लोगों का लोकतंत्र पे विश्वास है। वो नहीं जानते मुख्यमंत्री कौन है, वो नहीं जानते प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं जानते विधायक कौन है, 10 साल से विधायक है। वो नहीं जानते कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, विधायक कौन है। और इनको जब मतलब क्योंकि पीवीटीजीज थे तो इनके अपलिफ्टमेंट की बात हुई थी, तो जब राष्ट्रपति पहुंची थी बिहार, तो इसी गांव से 4 लोगों को ले जाया गया पटना तक राष्ट्रपति से मिलवाने। अच्छा। तो ये राष्ट्रपति का नाम जानते थे कि वो आई थी। मैंने कहा क्या हुआ, उनसे मिल गए, कंबल मिला, वादा मिला, घर मिलेगा, तो ये वाला घर मिला है, लेकिन इसमें अभी खिड़की दरवाजा नहीं लगा है। तो आप सोचिए, उसके बावजूद मैंने कहा आप वोट डालेंगे? हाँ, कैसे डालेंगे? कोई गांव में व्यक्ति आएगा जो भी पर्चा वर्चा देगा, बताएगा, उसको डाल देंगे। पर इनका लोकतंत्र पे विश्वास है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जमुई, चिराग पासवान, अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप 2 बार से वहाँ सांसद रहे हैं, अब तो आप केंद्रीय मंत्री हैं, 2014-2019। उसी इलाके में एक गांव पड़ता है चोरमारा। पहले नक्सल गतिविधियां वहाँ होती थी, तो नक्सलाइट्स का इलाका था। पिछले 5 साल से ये सब खत्म हो गया, सीआरपीएफ का कैंप बनाए, सब कुछ बनाए। उस गांव तक सड़क नहीं जाती, उस गांव तक मोबाइल नेटवर्क नहीं है। मतलब अगर आप मैप पे लगा के जाने का सोचे कि आज मैं जाता हूँ चोरमारा गांव, तो आपका मोबाइल बैठ जाएगा, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं काम करते। सड़क है ही नहीं, कहीं भी आपकी गाड़ी फंस सकती है। आगे का रास्ता पैदल पार करिए, कुछ 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि नदी है। चलो वहाँ भी गए, हम पहुँचे, स्कूल दिखा। गांव में घुसते तो मुझे लगा कि कुछ एक, आप देखते हो ना स्कूल, तो आपको लगता है कि कुछ तो विकास वहाँ पे पहुँचा है। वहाँ जो मुझे बच्चे दिखे, उनके पैरों में जूते नहीं थे। स्कूल के कपड़े वो जिस हालत में पहने हुए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी तस्वीर मैंने सिर्फ अपने राज्य के
आदिवासी इलाकों की, जहाँ पे नक्सल गतिविधियां अभी भी चरम पर है, वहाँ के बच्चों की देखिए। छत्तीसगढ़ की नहीं था वहाँ। तो वहाँ के बच्चे बोल रहे हैं कि पहली बार इस गांव में ना पोलिंग बूथ लगाए, लोग वोट देंगे तो विकास पहुँचेगा। हमारे घर कच्चे हैं, पक्का मकान मिलेगा, बिजली नहीं आई है गांव में, बिजली आएगी, सड़क आएगी। वो बच्चा जो बैठा है, वो जो कपड़ा पहना है स्कूल का, उसके माँ बाप ने लेकर दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार की स्कीम है कि खाते में पैसा जाएगा डायरेक्ट, जो पहले कैश मिलता था या डायरेक्ट कपड़े मिलते थे वो नहीं, अकाउंट में पैसा जाएगा, उससे पेरेंट्स कपड़े बनवाए। आधार कार्ड नहीं बने, खाता नहीं है, पैसे नहीं आ सकते, तो योजना नहीं पहुंची, तो बच्चे वही पहन रहे। उस गांव में आपको एक घर पक्का नहीं दिखेगा, उस गांव में आपको मतलब पूरा गांव आपको वैसा दिखेगा। मैं कैसे बताऊं, 18th सेंचुरी विलेज आप इमेजिन करिए। उसके बावजूद वहाँ लोग वोट देने जाते थे 40-50 किलोमीटर। ये तो पहली बार पोलिंग बूथ लगा है ना वहाँ पे, 40-50 किलोमीटर दूर वोट देने जाते थे। क्यों? ताकि गांव आज़ाद रहे। एक महिला ने कहा ये कि मेरा गांव आज़ाद रहे, वरना सब ये नहीं कहेगा कि चोरमारा बस्ती नक्सलियों का इलाका है। मैं विश्वास करती थी, बहुत लोग करते थे, गए इसलिए 50 किलोमीटर दूर वोट डालने। तो मैं हैरान थी इस बात पे कि लोगों का कितना विश्वास है इस व्यवस्था पर, जो व्यवस्था उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। मतलब जिस व्यवस्था के होने का लाभ मिलना चाहिए था कि लोकतंत्र है, लोगों के लिए ये तंत्र है। यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात जो आप बोल रही हैं, ये हमारे नेताओं को सुननी देखनी चाहिए कि मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। इस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति भी लोकतंत्र की बात कर रहा है और वो वोट दे रहा है। मतलब इतने में तो हताश हो जाता है आदमी, और वो वोट दे रहा है, और हम उनके लिए योजनाएं इस हिसाब से बना रहे हैं कि बस बना दे रहे हैं, क्योंकि बजट है, वो एलोकेट करना है। तो पीवीटीजीज के लिए कागजों में तो सब दुरुस्त रहना चाहिए ना, कागजों में तो वैसे भी सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जमीन में ना तो स्कूल की अच्छी हालत है, ना आंगनवाड़ी की अच्छी हालत है, स्वास्थ्य की तो मेरे हिसाब से भूल ही जाइए। मुझे पटना में जब हम यहाँ गए थे दलित मुसलमानों से बात करने के लिए, एक व्यक्ति ने कहा कि आपका तो रोजी रोटी है ना, आप इसलिए आई हैं, आपकी तो नौकरी है, तो आप आ गई, चलिए आपने जिम्मेदारी समझी। तो हम समझते हैं कि हम हर बार नहीं पहुंच सकते, हम इस देश के हर उस गांव, हर उस इलाके तक नहीं पहुंच सकते। 5 साल में एक बार ही कई बार हमें मौका मिलता है कि हम वहां जा पाए। कोशिश तो मुझे लगता है जो भी पत्रकारों का आप होंगे, हम सबकी कोशिश होगी हम रोजाना जाएं, हम हर जगह जाएं, हमारी कोशिशों से ही कोई तस्वीर बदले। जब मैंने कोई डिफेंसिव होकर जवाब नहीं दिया, मैंने कहा सही बात है, पर जैसे आज मैं पहुंची हूँ 5 साल में एक बार, नेता नहीं पहुंचते ऐसे। बोला पहुंचते तो ये हाल रहता, 5 में भी नहीं पहुंच रहे। ओवर टू यू मेधा। बहुत देर सोचने के बाद भी, बहुत कहाँ गई, क्या क्या बात हुई, बहुत दिमाग पे जोर डालने के बाद भी कुछ, मैं इसको कहूंगी कि अ रे ऑफ होप, या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट में भी एक हल्की फुल्की सी एक वो किरण, वो एक कतरा। जब मैं वहां पे गई, एक दादी थी, ये बात हो रही है मिथिला क्षेत्र की बात हो रही है, एक फैक्ट्री में काम करती हैं वो, तो उनसे बात हुई, ये पहले की बात है जब हम पहले बिहार गए, तो वो सबसे बूढ़ी थी और सबसे पुरानी भी थी। तो कायदे से तो मतलब जब घुटने काम नहीं करते तो आप चारपाई पकड़ लेते हैं, आपसे उठा नहीं जाता। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र हो गई, उसके बाद भी काम कर रही हैं, तो बोली कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? बेटा तो अपनी बहू को दे देगा सारा पैसा, मेरे पास कुछ आएगा तभी ना अपनी मर्जी से कुछ खा पाऊंगी। तो इन अ सिंपलेस्ट वे कि किसी का ये सोच पाना कि मुझे इस उम्र में भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर एज, ये सोच पाना कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, रहना है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी इस बार जब गई, तो वो जिस पासवान टोले की मैं बात बता रही थी, जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पानी भरा रहता है, स्कूल तक जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम रोज अपने गाँव को ऐसे देखते हो? पूरी मतलब आप देखो कि वहीं मवेशी बंध रहे हैं, गोबर है, पूरी सड़क पे कीचड़ है, लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो बोला कि रोज देख, मुस्कुरा रहा है। सोचो कि वो तो पूरा जिस्ट जो है ना, वो मुस्कान है। वो चाहे वो जो मुसहर जो एक महिला थी जो बोल रही है कि सारी जिंदगी ऐसे निकल गई, वो मुस्कान, इस बच्चे की मुस्कान,
सारा सार इसी में है कि लानत है ऐसे सिस्टम पे। जब उसने बोला कि बहुत बुरा लगता है रोज ऐसे ही देखता हूँ, तो मैंने कहा कि अगर तुमको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो मेरा ये पर्सनल फेवरेट सवाल है वैसे, कि मैं सब में नायक देखना चाहती हूँ कि एक दिन के लिए अगर आपको बना दिया जाए तो क्या करोगे? तो बोला कि, तो उसने क्या बोला, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। एक दिन में क्या कर लेंगे, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा फिर भी मान लो एक दिन में कुछ करने को मिले। तो बोला लोगों का अच्छा करेंगे, दलित का जो गांव होता है उसको अच्छा करेंगे। तुम सोचो कि उसके मन में ये बात है कि वो दलित है या वो पिछड़ा हुआ है इसलिए, या वो उसकी जो आइडेंटिटी है, उसको जो भी बताया गया है या जैसा वो महसूस करता है उसको अच्छा करेंगे, दलितों के जो गांव है उनके लिए अच्छा करेंगे, लोग जो हैं सफाई करेंगे। तो उस बच्चे का ये सोच पाना कि मेरे पास पावर आएगी तो मैं ये करूंगा, तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन रोशनदान ही सही, सूरज ना सही तो तय करने में वक्त तो लगता है। दूसरा आप ये देखिए ना, बिहार एक ऐसा राज्य भी है जो बहुत अलग अलग तरह की डेमोग्राफी कैरी करता है। आप जैसे मेधा मिथिलांचल लोकल है, आप सीमांचल जाइए, आप वहाँ ऐसे गांव देखेंगे जो हर साल रिलोकेट हो रहे हैं। मतलब कुछ तो आप ये देखिए कि ज्योग्राफिकल रीजन है, हिमालय से हर बार वो जो कोसी नदी जहाँ से उद्गम होती है आता है, स्लिट आता है, वो स्लिट होता ही है, मतलब सौरो ऑफ रिवर कहते हैं ना कोसी को, कि मतलब सौरो ऑफ बिहार कहते हैं कोसी को, सॉरी, कि मतलब वो वहाँ पे इतनी पीड़ा लेकर आती है, वो जीवनदायिनी कम है वो नदी और पीड़ा ज्यादा देकर जाती है। बिहार का शोक, बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार। मुझे हमारे साथ जो हेमंत गए थे वो कहते थे हमको स्कूल में रटाया जाता था सौरो ऑफ बिहार, एनसीईआरटी की किताबों में हमने यही पढ़ा है। तो कहता है, मैं कह देता था गंगा, तो मुझे बहुत मार पड़ती थी। आज मैं जब कोसी देख रहा हूँ, क्योंकि हम जब हाईवे पे चल रहे थे तो हमने देखा कि घर बने हुए हैं, जैसे जो बिजली के खंभे होते हैं ना, आधे आधे पूरे पानी में डूबे हैं, और वहाँ पे मतलब सड़क चल रही है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, हम वहाँ बस खड़े थे, तो चांद इधर कोसी में डूबा हुआ पूरा घर, बिजली के खंभे और सब कुछ, और यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार जो रुक गई है। तो ये अभी भी ऐसा हाल है? अभी मैं 5 दिन पहले का हाल आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पानी आता है, 3 महीने तक रहता है, और लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है। मतलब आप मैं जब वहाँ पर लोग बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि आप अगर ये मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले आएंगे तो लोग खुद अपना घर तोड़ते हुए दिखेंगे, ईंट निकालते हुए दिखेंगे कि कुछ तो बच जाए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तक पानी आएगा। असमानता की खाई इतनी ज़्यादा और इतनी गहरी है कि आपको वो क्लियर डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जो मेधा एग्जाम्पल के जरिए बता रही ना कि एक जगह तक सड़क पहुंची है, दूसरे में तो सड़क भी नहीं पहुंची है, वो उसी ही गांव का हाल है, खत्म हो चुका है। तो वो असमानता आपको मतलब इतना क्लियरली विजिबल ऐसे है। और जब यही राज्य इस बात पे गर्व करता है ना कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखो हमारे यहाँ हो रहा है, तो एक प्रोग्रेस की बात की, कोसी में जाने के बाद मुझे ये भी पता चला, एक महिला थी, मैंने कहा कि दीदी मुझे पटना में इतनी लड़कियां नहीं दिखी जितनी यहाँ दिख रही है, मतलब यहाँ महिलाएं ज्यादा सशक्त है, आदमी रहेगा नहीं तो कहाँ दिखेगी। माइग्रेशन है, मतलब इतना हर घर से आदमी निकल चुका है, तो आपको दिखेंगी महिलाएं, बाजार से लेके सड़क से लेके हर जगह खेत तक महिलाएं ही दिखेंगी। तो अगर महिलाओं का वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा निकल रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि उस राज्य के कितने आदमी बाहर निकले हुए हैं, रोजगार के लिए निकले हुए हैं। उनको कब, क्योंकि जब आप उनको राज्य में वापस लाओगे तब उनका भी पार्टिसिपेशन होगा, और वो आंकड़े जैसे देश के बाकी हिस्सों से आंकड़े आते हैं शायद वैसे आए। एक फैक्टर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही एक फैक्टर, बट वन ऑफ दोस फैक्टर ये भी है, और ये बिल्कुल सही बात थी कि क्यों कोसी में महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि वही बची हैं, वही घर संभाल रही हैं, पति चला गया है। और आप मानेंगे नहीं मेरा, हम तो लोकल ट्रेन में चढ़ने का सोचे कि वहां से जरा पटना तक चला जाए पैर रखने की, और ये कोई छठ का समय नहीं था, कोई ऐसा समय नहीं था कि जिसमें वो पैर रखने की जगह नहीं मिल सकती। सामान्य पैसेंजर ट्रेन की बात कर रही हैं आप, जिसमें लोग, और स्टेशन पे मैंने बात की है, उस वीडियो के कुछ हिस्से आने वाले दिनों में दिखेंगे जब हम वो स्टोरी पब्लिश करेंगे, कैसे लोग आए हैं। अगर कोई पुणे से आया है, चौथे दिन वो बिहार पहुंच रहा है, ट्रेन बदल के और बहुत आराम से इत्मीनान से वो स्टेशन पे बैठे हैं कि अब मैं 3 बजे करीब दोपहर को बात करी थी कि शाम के 6:30 बजे जो आएगी फिर उससे वो वहां तक जाएंगे। मैंने कहा आप 3-4 दिन से क्या खाएं, बस यही सत्तू खा लिए। तो जिस चीज को बहुत बेचा जाता है ना कि आइडेंटिटी, प्राइड, इसमें बड़ा प्रोटीन होता है, सब गुर्बत की चीजें हैं,
इतना भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से उस पर फ़ख्र करते हैं आप। मतलब जब एक बैलेंस्ड मील या बैलेंस्ड डाइट दे पाएं, उसके बाद वो चॉइस की तरह हो कि लोगों को ये पसंद है इसलिए ले रहे हैं, तब बोलिए। मजबूरी को इस तरह मत सेलिब्रेट करिए कि बिहारी होने के नाम पे या बिहार का होने के नाम पे आप बस सब कुछ ही सत्तू पी लिए। तो लास्ट जो आप लोगों ने बोला है, जब बंगाल चुनाव कवर किए थे तो उसके बाद एकदम जैसा आप बता रहे हैं ना, ऐसा लग रहा था कि मैं भी वही उन्हीं किसी गलियों में घूम रहा हूँ, ऐसी ही तस्वीर, ऐसे ही लोग, लोकतंत्र पे भरोसा, सवाल माइक पे पूछ दो, फिर वोट क्यों देते हो? अरे वोट कैसे नहीं देंगे? वोट तो देंगे ही, अधिकार। क्यों नहीं देंगे? नेता आया नहीं, वो नहीं आया, योजना आई वो नहीं आई, लेकिन वोट देंगे। और वो उस पे मतलब कि यही तो हमारे पास बचता है, और बची क्या रहा है। तो वहाँ से लौटने के बाद मैंने कुछ लिखा था, इससे ये समराइज करेंगे हम इस बातचीत को। और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स की हैं आप लोगों ने, अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिए जा करके। हर एक रिपोर्ट सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक नहीं है, आप उसके बाद भी देख सकते हैं। जिस बिहार की तस्वीर को यहाँ लोग बता रहे हैं ये 10% है, और इसके अलावा बहुत कुछ है जो आपको जब उसमें आप देखेंगे ना, जब मेधा वहाँ बैठेगी जा करके और उन लोगों से बात करेगी जिसका वो जिक्र कर रही थी, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि अरे ये भी कुछ ये हो गया। वो जो अचानक से आई प्रतिक्रिया होगी जब ये जाकर के वहाँ पूछती हैं जिसका जिक्र कर रही हैं कि आप वोट के लिए अगर क्यों देती हैं, और उसमें जब वो नक्सल का जिक्र करती हैं कि अगर वरना फिर हमको नक्सली समझेगा, तो वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यार ये भी एक देश है, इसके भी ये हिस्सा हैं, ये लोग हैं और इनका लोकतंत्र में इतना विश्वास है। तो खैर ज्यादा बात ना करते हुए अपनी वाणी को विराम। आपको कुछ बोलना वाणी विराम? बस मैं ये बता रही थी कि जो बात आप कर रहे हैं ना, वो उस पर्टिकुलर क्लिप में, मुझे नहीं पता आप दोनों ने वो वीडियो देखा है नहीं, उस महिला ने ना माइक ले लिया मुझसे। तो मैं उनके पास जब जाके बैठी, उनके हाथ में माइक है और वो अपनी पूरी कहानी बयान कर रही है। तो मेरा भी ध्यान उस वक्त जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे, आपका इतने फैक्टर्स में जाता। जब मैं ऐसे कमेंट पढ़ रही थी तो किसी ने कहा कि यू लिटरली मेड हर फील एम्पावर्ड। और तब मैंने सोचा कि उसको कितना सही लगा होगा कि मेरे हाथ में आज वो हथियार आया है जिससे मैं अपनी आवाज़, अपनी बात, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं इस व्यवस्था पर विश्वास करती हूँ, वो मैं बता पा रही हूँ। और वो बहुत बहुत फ्लुएंट महिला थी, मतलब वन ऑफ दोज वुमेन आई मेट जो इतनी वोकल और इतनी कॉन्फिडेंट हो, मतलब अपनी बात रखने में उनको सवाल की जरूरत नहीं थी। वो बढ़िया अपनी बात, और उस तरह भी नहीं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो कि हम सब बता रहे हैं। वो अपने अनुभव को इतने अच्छे से शब्दों में पिरो रही थी कि अगर ये किसी फिल्म का ओपनिंग सीन होता तो मैं मुरीद। और मैं उस वक्त पर, जबकि वो रिपोर्ट करते वक्त मेरी पर्सनली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, भयानक क्रैम्प्स हो रहे थे, ऐसा था कि अस्पताल जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे। और मैं बैठ गई और मैं बस सुन रही हूँ, सुनते सुनते सुनते। वो 40 मिनट की बातचीत है, आई तो बहुत कम है BTS के हिस्से में, पर वो महिला जिसने ये बात बोली, मैंने गांव को जिंदा रखा। तो वो मेरा सार है कि बिहार के लोगों ने बिहार को जिंदा रख रखा है। बिहार के लोग हैं जिसने उस राज्य को बना रखा है, और सबसे करप्ट लीडर्स हैं जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। बड़ी बात कह दी है सोनल जी ने। तो खैर इससे बात को यहाँ पर अभी विराम लगाएंगे। इरशाद कविता है, अच्छा भारत के मुझे लगा गजल होगी। मेधा और सोनल जी, मेधा जी, तवज्जो है। भारत के उस गांव तक कोई नहीं पहुंचा, न राजा न राजा के सिपाही, न सड़क न गाड़ी न बिजली न पानी न कोई अफसर। भारत के उस गांव तक कोई नहीं पहुंचा। विकास 300 किलोमीटर पहले ही रुक गया। शिक्षा पहुंचते पहुंचते हाफ गई। मास्टर जी ने तबादला करा लिया। अस्पताल के सर्जरी वार्ड में लटके हैं ताले बड़े बड़े जिन पर लगी है जंग। अस्पताल के सर्जरी वार्ड में लटके हैं ताले बड़े बड़े जिन पर लगी है जंग। सड़क टूटकर किसी बुरे ख्वाब से बिखरी हुई है। बिजली के तार पहुंच गए हैं, बिजली के तार पहुंच गए हैं जो लटके हुए हैं खंभों पर लाश की तरह। भारत के उस गांव तक कोई नहीं पहुंचा, न राजा के सिपाही, न सड़क न गाड़ी न कोई अफसर। बहुत खूब, मतलब ये है सार कि भारत के उस गांव तक कोई नहीं पहुंचा। और ये कविता बंगाल से लौटने के बाद लिखी थी। आप जब अभी इस कविता को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार पर भी तो ये कविता लिखी जा सकती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बतौर रिपोर्टर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, सबके सामने आता रहता है ये सवाल कि आप जान करके क्या कर लेंगे।
या आपको बता देने से क्या हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि बता देने से बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारी इस लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी है कि ये स्थिति जो शायद अभी तक आपको नहीं पता थी, इनसे बात होने के पहले तक बहुत सारी चीज़ें तो मुझे नहीं पता चली ग्राउंड पे रहने के बाद भी, वो पहुँचे। और जैसे आप देखेंगे वैसे ही बहुत सारे नीति नियंता लोग हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, उन तक भी पहुँचे। और उनको अगर उनकी आंखों में थोड़ा भी पानी बचा हुआ है तो उस लोकतंत्र, वो बड़े आदमी का लोकतंत्र बचाएं ना बचाएं, लेकिन उस महिला का लोकतंत्र बचाना चाहिए उन्हें। उसके साथ तो विश्वासघात करना मतलब ये तो अपराध है कि जो जिस तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है वो भी आपको वोट देने जा रहा है या जा रही है। तो आप एक अच्छे सिटीजन बने, भागीदारी करें। बिहार चुनाव के परिणाम बहुत जल्द आएंगे, बहुत सारी नई रिपोर्ट्स, अभी कुछ रिपोर्ट्स बिहार से और भी आनी है आई गेस। बिहार से आनी है, एक वहाँ पे गांव है जितवारपुर, पद्मश्री विलेज। तो गए ये देखने कि जिस गांव के हर दूसरे तीसरे घर में कोई स्टेट अवार्डी है, नेशनल अवार्डी है, पद्मश्री विलेज उसको दर्जा मिला हुआ है, उस गांव की हालत कैसी है। तो जैसा कि तुमने कविता में कहा, कुछ कुछ वैसी ही। और इतने सेलिब्रेटेड लोग, मतलब मैं सोच रही थी कि अगर किसी को कोई नेशनल अवार्डी दिल्ली के किसी पॉश इलाके में रह रहा होता तो शायद उसके घर के बाहर एक बड़ा सा कुछ होर्डिंग या कुछ ऐसे लगा होता, सेलिब्रेटेड नेम प्लेट होती एक। लेकिन आप उन घरों को देखिएगा। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी है लगातार। जिस्ट ग्राउंड पे जा रहा है, काम कर रहा है, सोनल, मेधा, सब लोग ग्राउंड पे रहते हैं, तमाम ज़रूरी मुद्दे कवर कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। ऐसी तरीके अपना प्यार बनाए रखिए। ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट देखते रहिए। अपील कर दो अपने चाहने वालों से, अपने अपने कैमरे पे, इस वाले पे, दोनों लोग अलग से ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट देखते रहिए। और इस पॉडकास्ट में और इनफैक्ट बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद आपको जिस फैक्टर की सबसे ज़्यादा बात होती हुई दिखेगी, उस फैक्टर के जो जद में महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या है बिहार में। और खासकर कि मैं फिर वही बात करूँगी, जो एकदम पंक्ति के आखिर में खड़ी हुई महिलाएं हैं, उनकी स्थिति क्या है। ये जो अब रिपोर्ट आएगी, मुझे पता है कि बहुत लोगों को शर्मिंदा करेगी, कुछ लोगों को झकझोरेगी। जैसा मुझे महसूस कराया, मेधा को महसूस कराया, वैसा महसूस कराएगी कि उनको तो जीने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है, तो बाकी लड़ाइयाँ तो और अलग है। तो ऐसे पॉडकास्ट देखते रहिए, तो ऐसे इनसाइट्स मिलते रहे। ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट आप देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि ये गेस्ट आपको कैसे लगे, ये आते रहने चाहिए या नहीं। तो ये हमारा, हमें लगता है कि सबसे हम लोगों ने वैसा कर लिया एकदम। क्या कभी तुमने ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में 2 महिलाओं लड़कियों से बात नहीं की होगी, सोचो। एम्पावर्ड पॉडकास्ट है ये। इसको एकदम ऐसे फैला दीजिए, एकदम हर जगह तक ले जाइए, इसको देखिए और कमेंट करिए, एल्गोरिदम को एकदम बूस्ट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।